हाय स्टूडेंट, वेलकम इन आवर चैनल। माई सेल्फ इज मंजीत यादव और आज मैं आपको बताने वाला हूँ लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। तो आज का हमारा टॉपिक है डिजाइन का है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का। एग्जाम में ये जो स्टेप्स होता है वो लिखने के लिए आता है और या इसी के बेस पर एक न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो अक्सर है जो कि स्टेप लिखने के लिए आता है, तो आप स्टेप को भी बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे और जिस सीक्वेंस में मैं आपको वो स्टेप बताऊंगा उसी सीक्वेंस में आपको रेडी भी करना है इसको अच्छे से। तो सबसे पहला स्टेप है आपका, सबसे पहले हम जो निकालते हैं, सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा टोटल डेप्थ ऑफ बीम। बीम का टोटल डेप्थ कितना होना चाहिए। देखिए डिजाइन के क्वेश्चन में हमेशा आपको दो चीज दिया रहेगा, एक तो बीम की लेंथ दिया रहेगा और दूसरा उस बीम के ऊपर कितना लोड लगा हुआ है ये दिया रहेगा, बाकी और कोई वैल्यू नहीं देगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि डिजाइन में आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज देगा, या तो लेंथ दे देगा आपको, लेंथ और लोड, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, तो टोटल डेप्थ ऑफ बीम हम निकालेंगे, टोटल डेप्थ ऑफ बीम यानी कैपिटल डी का वैल्यू। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे, स्पान बाई 12 से लेके स्पान बाई 15 तक यूज करेंगे। स्पान बाई 12 से लेके स्पान बाई 15 तक लेके चलेंगे। ठीक है, अति भारी धरण के लिए है, जब काफी लोड ओवरलोडेड होता है उस कंडीशन में। जैसे ही आपने ये डेप्थ निकाल लिया, देखिए स्पान क्या होता है, वही लेंथ जो मैंने अभी आपको बताया कि बीम का लेंथ हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो उसी को स्पान बोलते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट, इसके बाद हम निकाल लेंगे इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, इसको स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डेप्थ में से इफेक्टिव कवर माइनस कर देंगे। टोटल डेप्थ में से इफेक्टिव कवर माइनस कर देंगे। इफेक्टिव कवर लगभग 40 mm तक आप ले लेंगे, वैसे आगे मैं बता दूंगा इफेक्टिव कवर भी कैसे निकाला जाता है, कि स्टैंडर्ड वैल्यू जो होता है वो भी बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर लगभग 35-40 mm आप लगभग ले लिया कीजिए। ठीक है, स्मॉल डी मिल गया। थर्ड नंबर पे हम चलेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे विड्थ ऑफ बीम। बीम का ब्रिथ कितना लेना चाहिए, विड्थ ऑफ बीम। ये आप निकालेंगे d/2 से लेके d/3 तक। कैपिटल डी है, ध्यान देंगे, d/2 से लेके d/3 तक इसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लेंगे। नंबर फोर्थ पे इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम। अगर पहले से इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम दिया गया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया गया है तो इफेक्टिव लेंथ हम निकाल लेंगे। इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम, स्मॉल एल का वैल्यू। क्वेश्चन में यहां पे जो स्पान हम यूज किए हैं, यहां पर इफेक्टिव लेंथ या टोटल लेंथ, दोनों लेंथ आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। जब हम इतना वेरिएशन कर सकते हैं तो इफेक्टिव लेंथ टोटल लेंथ में से कोई भी लेकर सॉल्व कर देंगे। यदि टोटल लेंथ दिया गया है तो इफेक्टिव लेंथ आप निकाल लेंगे यहाँ पे, और यदि मान लो इफेक्टिव लेंथ पहले से दे रखा है तब आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम कैसे निकालेंगे, जो आपका कैपिटल एल दिया गया है यानी टोटल लेंथ प्लस डी, एल प्लस डी,
या L प्लस विथ ऑफ सपोर्ट, जिस सपोर्ट पे बीम टिकी हुई है उसका ब्रिथ, इन दोनों में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा वही वैल्यू हम लेंगे, जो सबसे कम होगा, विच एवर इज मिनिमम वैल्यू। इन दोनों में से जो सबसे कम होगा वो क्या कहलाएगा, स्मॉल एल का वैल्यू। देखिए एल पता है, मैं डी पता है, दोनों वैल्यू पता है। एल प्लस विथ ऑफ सपोर्ट, विथ ऑफ सपोर्ट यदि क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है तो आप 300 mm मान लेंगे, 300 मिलीमीटर आप अपने से एज्यूम कर लेंगे उसे, ठीक है, मान लेंगे। अब हमें बीम की साइज पता चल गया, एल बी डी तीनों पता चल गया। अब हम चलेंगे लोड की तरफ, अब हम निकालेंगे लोड, और लोड निकालने के लिए क्या क्या निकालेंगे, नंबर 5th स्टेप में सबसे पहले हम निकालेंगे सेल्फ वेट ऑफ बीम। देखिए एक लोड तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जो सुपर इंपोज्ड लोड है वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, हम निकालेंगे सेल्फ वेट। देखिए सुपर इंपोज्ड लोड, सुपर इंपोज्ड लोड मान लीजिए W1 आपको गिवन होगा ये क्वेश्चन में, ठीक है, गिवन होगा। उसके बाद हम निकालेंगे सेल्फ वेट ऑफ बीम, सेल्फ वेट ऑफ बीम, बीम के खुद का भार यानी कि W2, ये W2 हम निकालेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए बीम का लोड निकालना है तो कैसे निकालना है, मान लीजिए बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल है या स्क्वायर हो सकता है और लंबाई है उसका, तो वॉल्यूम, तो यहां पर क्या काम करेंगे, लोड का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, बीम का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ इंटू डेंसिटी ऑफ आरसीसी, क्योंकि आरसीसी का बना हुआ है। तो यहां पर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ, तो लेंथ के रूप में हम 1 मीटर ले लेते हैं, लेंथ हमेशा 1 मीटर लेके चलते हैं, क्योंकि वेट हम जो निकाल रहे हैं वो यूडीएल में निकालेंगे, पर मीटर में निकालेंगे, तो लंबाई 1 मीटर लेके चलेंगे हम। तो यहां पर 1 मीटर हो गया, इंटू ब्रिथ बी इंटू डेप्थ कैपिटल डी इंटू डेंसिटी ऑफ आरसीसी 25,000, तो ये न्यूटन पर मीटर में वैल्यू निकल कर आपका आ जाएगा, और इन दोनों को टोटल कर लेंगे तो टोटल वेट हो जाएगा, टोटल वेट, यानी W मिल जाएगा आपको यहां से W1 प्लस W2 के फॉर्मूले से। W1 जो दिया गया है और W2 यहां से निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल वेट यानी टोटल लोड, टोटल वेट कहिए या लोड कहिए, लोड कह सकते हैं। अब टोटल लोड निकालने के बाद हम क्या काम करेंगे, फैक्टर्ड लोड निकाल लेंगे। फैक्टर्ड लोड क्या होता है कि जो हमारा टोटल लोड निकल के आया है उसका 1.5 गुना हम ज्यादा लेकर के चलते हैं, तो यहीं पे हम निकाल लेंगे क्या, फैक्टर्ड लोड, WU, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, 1.5 W, 1.5 W, ठीक है। तो ये हम आगे फैक्टर्ड लोड को ही लेके चलेंगे, और इसके बाद हम क्या निकालेंगे, मूवमेंट निकाल लेंगे, बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट, या अब बेंडिंग मूवमेंट तो नहीं कह सकते, फैक्टर्ड मूवमेंट कहेंगे, क्योंकि फैक्टर लोड को हम लेके निकाल रहे हैं, यानी MU का वैल्यू अब हम यहां से निकाल लेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे आप, फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट MU इज इक्वल टू WL स्क्वायर बाई 8 होता है फॉर्मूला, आप जानते हैं, तो यहां पे WU कर देते हैं, यानी हमें लोड पता चल गया और लोड से हमने क्या किया, बेंडिंग मूवमेंट निकाल लिया, ठीक है। लोड से हमने क्या किया, बेंडिंग मूवमेंट निकाल लिया। तो ये 5 स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें MU तक का वैल्यू पता चल गया। अब आगे देखते हैं।
स्टेप नंबर 6। अब हम क्या काम करेंगे, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इसको एक्सयू लिमिट से डिनोट किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है 700d अपान में 1100 प्लस 0.87 FY। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे एक्सयू लिमिट 700d अपान में 1100 प्लस 0.87 FY। ध्यान देंगे, इसको यहां पे d का वैल्यू नहीं रखना है, हमें d के टर्म्स में निकालना है इसको। Fy का वैल्यू आप रख देंगे। Fy जानते हैं क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील ऑफ ग्रेड होता है, जो स्टील होता है उसका। तो जैसे Fe 250 का यूज किया गया है तो Fy का वैल्यू 250 हो जाएगा। Fe 415 यूज किया गया तो Fy की वैल्यू 415 हो जाएगा। तो इसको हम d के पदों में निकाल लेंगे, टर्म्स ऑफ d, यानी d के पदों में, d के पदों में निकाल लेंगे इसको। एक्सयू लिमिट के बाद हम क्या काम करेंगे, mu लिमिट निकालेंगे। mu लिमिट, इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, 0.36 FCK इंटू B इंटू एक्सयू लिमिट D माइनस 0.42 एक्सयू लिमिट। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहां पर, और यहां पर न्यूट्रल एक्सिस जो लेके चलते हैं एक्सयू लिमिट लेके चलते हैं। ये फॉर्मूला पहले से भी जानते हैं अच्छी तरह से। तो mu लिमिट निकाल लेंगे। अब देखो यहां पर FCK का वैल्यू M15 के लिए 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। M20 यूज किया गया है तो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। B को B ही लिखेंगे, एक्सयू लिमिट का वैल्यू हम यहां से D के पदों में लिख लेंगे, D को D लिखेंगे, एक्सयू लिमिट का वैल्यू यहां पर हम यहां से जो आया वो। तो ये जो आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, कोई कांस्टेंट कोई संख्या आएगा डिजिट में, मान लीजिए Q आ गया, और BD स्क्वायर के पदों में आएगा ये हमेशा आपका। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो BD स्क्वायर के टर्म्स में आएगा निकल करके, ये टर्म्स ऑफ BD स्क्वायर, यानी B और D का वैल्यू हमें नहीं रखना है, हमें B और D के पदों में ही निकालना है, तो BD स्क्वायर के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, 7 स्टेप होगा चेक इन डेप्थ। अब हम चेक करेंगे डेप्थ को, कि जो हमने डेप्थ पहले एज्यूम किया हुआ है, जो निकाला हुआ है, वो सही है या नहीं। तो डेप्थ चेक करने के लिए यहीं से फॉर्मूला बना लेते हैं, D स्क्वायर इज इक्वल टू mu लिमिट अपान में Q इंटू बी। तो D बराबर यहां से हो जाएगा अंडर रूट mu लिमिट अपान में Q इंटू बी। mu लिमिट के स्थान पर आप क्या वैल्यू रखेंगे, जो आपने बेंडिंग मोमेंट निकाला हुआ है पहले, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट जो आपने निकाला हुआ है वही वैल्यू रखेंगे, क्योंकि mu लिमिट इज इक्वल टू बेंडिंग ऑफ बेंडिंग मोमेंट, दोनों क्या होता है इक्वल लेके हम चलेंगे, तो वो वैल्यू हम यहां पुट कर लेंगे। ठीक है, तो mu लिमिट के स्थान पर आप वो वैल्यू रख लेंगे, यहां से D का वैल्यू निकल के आएगा, और ये D वैल्यू का हम चेक करेंगे। इसको हमें ये चेक करना है कि जो हम पहले D का वैल्यू निकाले हैं, पहले हम जो D का वैल्यू निकाले हैं और यहां से जो D निकल के आएगा, ये D का वैल्यू हमेशा लगभग उसी के बराबर होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली वही होना चाहिए, या कम होना चाहिए, उससे थोड़ा बहुत कम होना चाहिए, बट ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि इस D का वैल्यू जो हमने पहले एज्यूम किया हुआ है उस डेप्थ के बराबर या अप्रोक्स या थोड़ा सा कम आता है, तो ये हमारा डेप्थ बिल्कुल करेक्ट है, यही हमें चेक करना है। तो यहां पर हम एक लाइन लिख देंगे कि यह डेप्थ मानी हुई डेप्थ के लगभग बराबर है या कम है, इसलिए डिजाइन ओके है। ये लाइन हमें लिखना होगा यहां पर। यदि यहां पर
उस डी के बराबर नहीं आता है तो हमें रीडिजाइन करना होगा, हमें डिजाइन फिर से करनी होगी। यहां हम एक लाइन लिखेंगे, दिस डेप्थ इज अप्रॉक्स assumed डेप्थ, या लेस, या उससे कम होना चाहिए, तो डिजाइन ओके है आपका। ठीक है, जो आपने पहले डेप्थ माना हुआ उसके बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो डिजाइन आपका करेक्ट है। अब कुछ चीजें हम आपको न्यूमेरिकल में सॉल्व कर देंगे, यहां पर हम बस स्टेप लिख रहे हैं। तो चेक इन डेप्थ हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट निकालना है। अब ये स्टेप आपका सेवंथ स्टेप तक हो गया। स्टेप नंबर 8, रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट निकालने के लिए देखिए, एमयू लिमिट का फॉर्मूला आप यूज करेंगे, 0.87 FY इंटू AST इंटू D माइनस 0.42 XU। अब आपको सभी वैल्यू पता है, आपको सारे वैल्यू यहां पर पता है। एमयू लिमिट के स्थान पर आप जो बेंडिंग मोमेंट निकाले हैं वो रख देंगे। Fy का वैल्यू पता हमें, D का वैल्यू पता है, XU का वैल्यू हमें पता है। XU का वैल्यू वही आप रखेंगे, XU लिमिट वाला रख लेंगे, क्योंकि यहां पर हम XU लिमिट बराबर है दोनों। तो यहां से हमें AST निकल जाएगा, AST यहां से हम निकाल लेंगे, MU अपान 0.87 FY इंटू D माइनस 0.42 XU। यहां से हम AST निकाल लेंगे, ये मिलीमीटर स्क्वायर में निकल के आ जाएगा आपका। फिर इसको हम नंबर ऑफ स्टील में कन्वर्ट कर देंगे कि जैसे मान लीजिए टोटल एरिया यहां पे आता है, तो कितने mm डाया का हम स्टील बार प्रोवाइड करना होगा और कितने स्टील यूज करना होगा। इसलिए हम क्या करें, नंबर ऑफ बार निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ बार निकालने का फॉर्मूला है टोटल AST में से एक स्टील के एरिया से हम डिवाइड कर देंगे। टोटल स्टील के, यानी यहां से जो AST निकल के आएगा उसमें हम एक स्टील के एरिया से डिवाइड कर देंगे और स्टील का डाया अपने से हम मान लेंगे। माना डाया ऑफ स्टील, डाया ऑफ मेन बार, यानी जो फाई का वैल्यू अपने से मान लेंगे। हमेशा 12 mm से लेके 50 mm तक आप ले सकते हैं फाई का वैल्यू। मेन बार है ये, तो मेन बार मिनिमम 12 mm डाया का यूज करेंगे, मैक्सिमम 50 mm का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको आप एज्यूम करके नंबर ऑफ बार यहां से निकाल सकते हैं। इसके बाद मिनिमम रेनफोर्समेंट निकालते हैं। मिनिमम रेनफोर्समेंट, मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम रेनफोर्समेंट। और मिनिमम रेनफोर्समेंट और ये जो रेनफोर्समेंट यहां से AST निकल के आया, इन दोनों का हम कंपेयर करेंगे। AST नॉट, AST नॉट इसके बाद हम निकालेंगे। ये इसलिए केवल निकालते हैं जिससे हमें ये चेक हो जाए कि यहां पर जो हम AST प्रोवाइड कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। ठीक है, यहां जो हम AST यूज कर रहे हैं वो आपका ठीक है या नहीं, वो हमें यूज करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 0.85 BD अपान में FY। इस वैल्यू से हम क्या निकालेंगे, मिनिमम रेनफोर्समेंट 0.85 BD अपान में FY। अब ये जो AST नॉट है, क्या हम कह सकते हैं AST, इस AST का वैल्यू हमेशा
AST नॉट से ज्यादा होना चाहिए, यानी इससे ज्यादा होना चाहिए ये वाला वैल्यू, तो हम कह सकते हैं डिजाइन ओके। ठीक है, तो ये 8 स्टेप हो गए आपके। अब हम चलते हैं 9वें स्टेप की तरफ। देखो यहां तक तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा यहां तक तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। इसके बाद चेकिंग शियर एंड बॉन्ड चेक, ये 2 चीज और होता है, और इसके लिए मैंने अलग से भी आपको बताया हुआ है किस तरीके से करते हैं। ये स्टेप काफी लंबा हो जाता है। इसके बाद का जो स्टेप होगा वो होगा शियर चेक। शियर चेक इसका चैप्टर ही अलग है, और अलग से मैंने चैप्टर में आपको बता दिया है कि शियर चेक कैसे करते हैं, बॉन्ड चेक कैसे करते हैं। तो इसका प्रॉपर एक पूरा लेक्चर बना हुआ है, आप वहां से जाके देख लेंगे, प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा ये। फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा जल्दी में बहुत ही तेजी से बताऊंगा इसको। शियर चेक में क्या काम करते हैं हम, आपको फैक्टर लोड मालूम है तो निकाल लेते हैं, शियर लोड निकाल लेते हैं, डिजाइन शियर लोड। या इसको डिजाइन शियर लोड मत कहिए, सबसे पहले हम निकाल देंगे शियर लोड, यानी V का वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, W/2 यूज करेंगे, WL/2 यूज कर सकते हैं, W यूज कर सकते हैं, और WL यूज करेंगे। ये 4 फॉर्मूले हैं। ये सिंपली सपोर्टेड बीम प्लस पॉइंट लोड के लिए यूज करते हैं, ये सिंपली सपोर्टेड बीम प्लस यूडीएल के लिए यूज करते हैं, ये कैंटिलीवर बीम प्लस पॉइंट लोड के लिए यूज करते हैं, ये कैंटिलीवर बीम प्लस यूडीएल के लिए यूज करते हैं। तो ये 4 फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करके यहां से हम V का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, डिजाइन शियर लोड निकालेंगे, डिजाइंड शियर लोड निकालेंगे, यानी VU का वैल्यू निकालेंगे तो 1.5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। उसके बाद शियर स्ट्रेस निकालेंगे हम, शियर स्ट्रेस टाउ VU कह सकते हैं इसे। V/BD फॉर्मूला हमने आपको बताया है पहला, VU/BD हो जाएगा, यानी टाउ VU का वैल्यू, या सिर्फ टाउ V कह लीजिए, टाउ V का वैल्यू यहां से निकल जाएगा आपको। तो टाउ V का वैल्यू निकल जाएगा, परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे, फिर हम परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे, यानी P का वैल्यू निकालेंगे, AST/BD इंटू 100% से निकालेंगे ये वैल्यू। और कंक्रीट का ग्रेड दोनों के अकॉर्डिंग जो है, दोनों के बेस को देखते हुए हम टाउ C का वैल्यू निकालेंगे, टाउ C का वैल्यू निकालेंगे, इसीलिए परसेंटेज ऑफ स्टील निकाली जाती है। तो टाउ C को बोलते हैं नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। टाउ C का वैल्यू IS कोड से ले लेंगे हम देख करके, ठीक है। और मैक्सिमम नॉमिनल शियर स्ट्रेस भी निकालेंगे, टाउ C मैक्स निकालेंगे। ये कहां से निकालेंगे, ये भी IS कोड से। फाइनली आपको 3 स्ट्रेस मिल जाता है, टाउ V, टाउ C एंड टाउ C मैक्स। इन तीनों में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तीनों में क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे टाउ V, टाउ C एंड टाउ C मैक्स, और देखेंगे तीनों में किसकी वैल्यू कितना हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम स्पेसिंग निकालते हैं, किसका, शियर एनफोर्समेंट का। देखिए यहां पे मैं थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा, और इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, वहां पे आप देख सकते हैं जाके। तीनों में कंपेयर कर लेंगे। जैसे पहला कंडीशन आ गया, टाउ V का वैल्यू टाउ C/2 से कम आता है, तो किसी भी रेनफोर्समेंट देने की आवश्यकता नहीं है। नो रिक्वायर्ड ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, नो रिक्वायर्ड ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। यदि टाउ V का वैल्यू टाउ C/2 से कम आए लेकिन टाउ C के बीच में आए, तो यहां पर भी हमें रेनफोर्समेंट देने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी नाम मात्र के लिए हमें मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा। यहां पर भी हम लिखेंगे नो रिक्वायर्ड ऑफ शियर रेनफोर्समेंट,
but we can provide minimum shear bar या shear reinforcement। ठीक है, यहां लिखो नो रिक्वायर्ड ऑफ shear reinforcement। तो इसके लिए स्पेसिंग का हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? स्पेसिंग का फॉर्मूला हम यूज करते हैं 0.87 FOI, सॉरी यहां पे हो जाएगा स्पेसिंग S बराबर हो जाएगा 0.87 FOI ASB अपान में 0.4 B। इस फॉर्मूले से हम स्पेसिंग निकाल लेते हैं। ठीक है, नंबर थर्ड पे आता है कि टाउ V का वैल्यू टाउ C से ज्यादा हो बट लेस देन टाउ C मैक्स। तो अब हमें यहां पर रेनफोर्समेंट की आवश्यकता है, रिक्वायर्ड ऑफ shear रेनफोर्समेंट। इसके लिए हम सिर्फ वर्टिकल स्टीरअप्स यूज कर सकते हैं या वर्टिकल प्लस बेंट अप बार दोनों यूज कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है कि स्पेसिंग का, वैसे मैं एक ही बता दे रहा हूं यहां पे, ये फॉर्मूला से हम यहां पे निकाल लेंगे। लास्ट में आईएस कोड में हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, एक कुछ प्रपोजल है आईएस कोड की तरफ से कि यहां पर सबसे पहले S का वैल्यू ले लेते हैं, चाहे यहां से आपने सॉल्व किया या यहां से सॉल्व किया। नंबर सेकंड पे 0.75 D का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। नंबर थर्ड पे 300 mm निकाल लेते हैं। इन तीनों में जो सबसे कम होगा वही स्पेसिंग कहलाएगा, विच एवर इज मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा हो गया शियर चेक। ठीक है, एक और आखिरी स्टेप बचता है बॉन्ड चेक का, तो बॉन्ड चेक और देख लीजिए और इसी के साथ आपका डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। बॉन्ड चेक, ये दोनों स्टेप ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं, इसलिए थोड़ा सा यहां पे फास्ट बता रहा हूं आपको, बस स्टेप लिख दे रहा हूं, बाकी मैंने डिटेल में पूरा बता रखा पहले भी। नंबर 10 में आपका हो जाएगा बॉन्ड चेक। बॉन्ड चेक में क्या है, LD इज लेस देन एंड इक्वल 1.3 M1 अपान V प्लस L0। यानी कि जो LD का वैल्यू है वो इस वैल्यू से कम या बराबर आना चाहिए, तो हमारा शियर एनफोर्समेंट बॉन्ड में सेफ है। ठीक है, किसको क्या बोलते हैं वो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर ले रहा हूं। LD बराबर ये होता फॉर्मूला LD निकालने का। M1 आप जानते ही हैं 0.87 FOI इंटू AST D माइनस 0.42 XU। VU मैंने अभी आपको बताया निकाल के कैसे निकालेंगे, उसके 4 फॉर्मूले मैंने यूज कर लिया था। L0 क्या होता है 12 फाई या D, इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू हो, whichever is maximum value। तो इस प्रकार हम बॉन्ड चेक कर लेंगे। तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। यदि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। और मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, इसी डिजाइन के ऊपर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आऊंगा, और जो भी कंफ्यूजन थोड़ा बहुत होगा वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो याद रखेंगे, स्टेप लिखने के लिए भी एग्जाम में आता है और न्यूमेरिकल तो आता ही आता है। तो न्यूमेरिकल देगा या स्टेप देगा लिखने के लिए। तो ये जितने भी मैंने 10 स्टेप बताया, ये पूरा 10 स्टेप सीक्वेंस में बिल्कुल आप तैयार करेंगे इसे अच्छी तरह से, और सीक्वेंस में ही पूरा लिखना होगा। फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में।